हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये दो जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, ये 15 क्वेश्चन आंसर हैं जो कि मैं फिजिक्स के पेपर के हिसाब से छाट लाई हूँ। पिछले बोर्ड के कई एग्जामों में पूछे गए ये सवाल हैं और बोर्ड में 2 नंबर 1 नंबर या फिर ऑप्शनली क्वेश्चन में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन आपको 15 बहुत ही महत्वपूर्ण लाई हूँ, वो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। ये पिछले साल भी पूछे गए सवाल हैं और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई साल पूछे गए ही क्वेश्चन है। आइए इसका उत्तर हम जानते हैं। दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिणाम तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो जो दो आवेश होते हैं, यानी कि दो आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। तो जो दो आवेश हैं, उनका परिणाम और उनके बीच की अल्पतम दूरी, यानी कि उनके बीच का दूरी जो है वो गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से वो करता है, यानी कि उन दोनों के बीच के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। और इसका फॉर्मूला होगा 2L। और देखिए जैसे कि ये 2L इसकी दूरी हो गई और ये प्लस चार्ज में हो जाएगा आवेश और एक माइनस चार्ज में, और इनके दोनों बीच की दूरी हो जाएगी 2L। और इसका मात्रक होता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम, मीटर या डिबाई। तो ये ऑप्शनली क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रक बताइए, तो हम इसे आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन को आप समझते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल संबंधी कूलाम का क्या नियम है। अब विद्युत बल से जो कूलाम का नियम है उस संबंध के बारे में पूछा है। तो आइए देखते हैं। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसा कि इस नियम के अनुसार बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश हों, यानी कि जो दो बिंदु है, दो आवेश बोल रहा है, यानी कि इसको Q1 और Q2 मान लीजिए, और उनके बीच लगने वाले बल जो है वो F होंगे और उनके बीच की जो दूरी है यानी कि दोगुनी है, यानी कि R का स्क्वायर। तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि उनके दोनों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे कि F, उसके बाद है आपका Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। जैसे कि मैंने दो आवेश लिए हैं और एक दूरी, और उसके ही व्युत्क्रमानुपाती होता है Q1 और Q2, और उसके विपरीत मतलब उसके बटे में हम लिखेंगे उसका वर्ग दोगुना, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/R का स्क्वायर। और जैसे ही हम इसको दोनों आवेशों को जोड़ते हैं, यानी कि बटे में F व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, तो हम इस व्युत्क्रमानुपाती को हटाने के लिए इसका यूज़ करेंगे। मतलब उसका एक नियतांक होता है जो कि है F = 1/4πε0, और फिर इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे, यानी Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो जो है कि वो विद्युत बल संबंधी जो कूलाम के नियम में संबंध है वो यही है, तो हम इसको ही उसमें लिखेंगे। और इस फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको दे दिया कि इस नियम के अनुसार दो आवेश लगने वाले हैं, उनके बीच बल लगेगा और उनके बीच की जो दूरी है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी कि R। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है हमारा तीसरा, आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो आइए देखते हैं कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। तो किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जो रेखीय घनत्व है उसे हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, और हम इसका सबसे इजी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा,
मतलब कि जो उसकी लंबाई है उस पर जो आवेश उपस्थित होंगे उनकी मात्रा आवेश का रेखीय घनत्व कहलाती है और उस मात्रा को हम लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे और हमारा सूत्र हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू आवेश बटा लंबाई यानी कि Q बटा L और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछता है कि आवेश के रेखीय घनत्व या फिर पूछेगा रेखीय घनत्व का मात्रक क्या है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि कूलाम प्रति मीटर। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है हमारा, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले 2021 और 20 के एग्जाम के बोर्ड में पूछा गया है। आइए देखते हैं। किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब कोई भी चालक है और उस चालक की चादर के प्रति जो एकांक क्षेत्रफल होता है यानी कि उस चादर का जो क्षेत्रफल होता है उसमें उपस्थित जो आवेश होते हैं उसकी मात्रा को ही हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं और इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा का सूत्र हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू आवेश बटा के क्षेत्रफल यानी कि Q बटा A और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पिछले साल भी पूछे गए सवाल हैं। सवाल है आपका, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स जो है वो कई बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी वर्ड में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगी। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल में अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल्ब रेखाओं के वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि इसमें होता है वैद्युत फ्लक्स, तो जो ये विद्युत क्षेत्र में स्थित होते हैं यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र में स्थित होते हैं और किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा यानी कि वो जो वैद्युत बल का क्षेत्र है उस पे से अभिलंबवत एक गुजरने वाली रेखा होती है जिसे हम वैद्युत बल रेखा के वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस रेखा को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है यानी फाई E इज इक्वल टू EA और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या फिर वोल्ट मीटर। वैद्युत फ्लक्स बहुविकल्पीय प्रश्न में भी कई बार पूछे गए सवाल हैं। इनकी मात्रक या फिर बीमा को बताइए। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र ये हो गया और मात्रक भी। तो आइए अपना हम अगला सवाल देखते हैं। गाउस का प्रमेय लिखिए। अब ये जो सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और हर साल ये पूछे गए सवाल हैं। तो आइए देखते हैं गाउस का नियम। गाउस की परिमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुछ आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो जो ये नियम है वो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ है यानी कि कोई बंद पृष्ठ यानी एक गोला होता है जो कि उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स यानी उससे ही उसके पास से जो गुजरेगी वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुछ आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो जो उस पृष्ठ पे आवेश लगेगा यानी उससे जो गुजरेगी उस पृष्ठ पे जो भी आवेश लगेंगे वो 1/ε0 गुना होगा और उसी को हम गाउस का प्रमेय का नियम कहेंगे और उसका फॉर्मूला होता है फाई E इज इक्वल टू Q/ε0। तो जैसा कि बहुत ही शॉर्टकट में गॉस का नियम इसे हम कहेंगे और ये 2 नंबर के सवाल में आप इतना ही छोटा लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न है। आइए देखते हैं। संधारित्र का सिर्फ सूत्र ही लिखना है। तो हमारा सूत्र होता है C इज इक्वल टू K/A/ε0/D, जो कि K को हम परावैद्युतांक से डिनोट करते हैं और C को समांतर प्लेट संधारित्र से A हमारा क्षेत्रफल होता है और D प्लेटों के बीच की दूरी और जो ε0 है
उसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो इस सूत्र पे हम डिनोट करते हैं, जो कि उसके क्या क्या नियतांक है ये भी मैंने आपको दिखा दिए, वो किस चीज़ के लिए डिनोट किए जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो इसमें जो है वो आवेशित समांतर प्लेट का संधारित्र का सूत्र लिखना है, और जो कि ऊर्जा घनत्व में होगा। तो आइए देखते हैं उसका सूत्र। उसका सूत्र है UE इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E का स्क्वायर, और यहाँ पे E जो है वो वैद्युत क्षेत्र है। तो इसी सूत्र को हम डिनोट करेंगे और इस पर ही आधारित ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। हमारा अगला प्रश्न है, परावैद्युत पदार्थ क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे गए ही सवाल हैं। आइए देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रवाह दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ है वो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करेगा, मतलब वो अपनी ही धारा से या फिर अपने किसी पदार्थ से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकता, लेकिन विद्युत प्रवाह को दर्शाता है। वो प्रवाहित तो नहीं करेगा लेकिन उस चीज को दर्शा सकता है, उसे ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कांच, मोम, कागज, तेल इत्यादि, ये सारे परावैद्युत पदार्थ हैं। तो हम चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा एवं विशेषताएं लिखिए। अब समविभव पृष्ठ क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे आप पढ़ के जरूर जाइएगा। तो आइए देखते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि वह एक पृष्ठ है यानी कि एक गोला, इसे पृष्ठ हम कहेंगे, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। जैसे कि हमारे ये रेखा है, इसे हम खींचे तो इसमें जो बिंदु है वो हर तरह से समान दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो वो समान जो विभव होते हैं उसे ही हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। और इस विभव में प्लस आवेश होते हैं और उस आवेश से ही समविभव पृष्ठ तैयार होता है। तो आइए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब जैसे कि हम इसकी विशेषताएं देखेंगे तो पहले नंबर में इसकी विशेषता लिखेंगे कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। जैसे कि मैंने आपको फिगर में बताया कि वो पृष्ठ जो है उस पर जितनी भी रेखा हैं वो आपस में बराबर होकर विभाजित हुई हैं, तो उसे ही हम उसकी पहली विशेषता कह सकते हैं। दूसरी विशेषता है समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। अब देखिए, जैसे कि समविभव पृष्ठ है तो उस पर जो हमने रेखा खींचा था यानी वैद्युत क्षेत्र, वो लंबवत यानी लंब से होकर गुजर रही थी। तो ये एक उसकी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब मान लीजिए कि दो पृष्ठ होगा तो वो एक दूसरे को नहीं काट पाएगा, लेकिन अगर वो एक पृष्ठ है तो वो बीच में विभाजित हो सकता है। हमारी जो चौथी विशेषताएं हैं वो है किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे कि कोई परीक्षण आवेश है, उस पर समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने वाली किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे कि उसमें हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो उसमें जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होगा। ये भी एक समविभव पृष्ठ की विशेषता ही है। तो ये चार विशेषताएं जो हैं वो हम समविभव पृष्ठ में दिखा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है कि नारेंज बल क्या है, इसका वेक्टर रूप लिखिए। तो जो नारेंज बल है वो क्या होता है, तो आइए देखते हैं।
जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे लैरेंज बल कहते हैं। तो जो ये लैरेंज बल होता है, जैसे कि कोई गतिमान आवेश है, मतलब गतिमान यानी कि गति कर रहा है वो आवेश, और वो चुंबकीय क्षेत्र में ही गति कर रहा है, और उस पर जो मतलब गति करते हुए जो बल लगते हैं उसे ही हम लैरेंज बल कहते हैं। तो आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है इसका F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो जैसे कि इसका F बल हो गया, Q आवेश है, V वेग है, और B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है, और साइन थीटा यानी कि ये थीटा का यहाँ मान रखा जाता है। तो ये तो इसका सूत्र हो गया, और इसका जो वेक्टर रूप है वो होता है F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में V इंटू बी ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसका वेक्टर रूप हो गया और ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो लैरेंज बल हम इसे ही कहेंगे। हमारा अगला सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कई बार पूछे गए ही सवाल है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। अब ये जो एम्पियर है उसका एम्पियर के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है दीर्घोत्तरीय यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो हम छोटे क्वेश्चन में यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बताते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का u0 गुना होता है। इसमें कहने का ये मतलब है कि कोई बंद परिपथ है और उसकी जो सीमा के अनुदिश यानी कि उसकी सीमा के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र पर रेखीय समाकलन बल परिपथ की जा रही है उसे ही परिबद्ध की कुल धारा का μ0 गुना कर देंगे तो हम एम्पियर का परिपथीय नियम कह सकते हैं। तो हमको सबसे इजी डिफिनीशन में लिखना है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का μ0 गुना होता है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाई बी इंटू डी एल इज इक्वल टू μ0 आई। अब जैसा कि ये तो इसका शॉर्टकट में था फॉर्मूला के हिसाब से, और बड़े जो सवाल होते हैं उसमें इसका वो पूछेगा कि मतलब इसके सूत्र को डेरिवेशन के हिसाब से कंप्लीट कीजिए। तो शॉर्ट में हम इसको इतना लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम अपना अगला सवाल देख सकते हैं। अब हमारा जो अगला सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। अब ये जो प्रेरण गुणांक की परिभाषा है ये कई बार पूछे गए सवाल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया जाता है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो एक दूसरे के पास रखी 2 कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो इसके कहने का मतलब है कि 2 कुंडलियां हैं जो एक दूसरे के आसपास ही रखी गई हैं और उसमें जो अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में मतलब उसकी जो द्वितीय कुंडली है वो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्याओं के बराबर होती है यानी कि फ्लक्स की संख्या के समान होती है जबकि प्रथम कुंडली की एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। जब प्रथम कुंडली प्रवाहित उसकी धारा चलती रहेगी और द्वितीय कुंडली का फ्लक्स उस संख्या के बराबर होगा उसे ही हम अन्योन प्रेरण गुणांक कहेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सूत्र। तो इसका सूत्र है m इज इक्वल टू E2 बाई डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी। यदि डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 हो तो m इज इक्वल टू E2 तो इसका मात्रक हो जाएगा हेनरी और इसकी विमा है ml के पावर 2 और t पे -2 a पे -2। तो जैसा कि ये इसका सूत्र होता है, ये इसकी विमा है और ये इसका मात्रक है। तो अन्योन प्रेरण जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी या फिर ऑप्शनली क्वेश्चन में इसकी मात्रक और विमा को पूछ सकता है। और ये हमारा जो है ये इसका सूत्र हो गया और ये डिफिनीशन। तो ये बहुत ही ईजी वर्ड शब्दों में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अब सबसे इजी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के पास रखी गई 2 कुंडलियाँ,
यानी 2 कुंडली को याद रखिए और उसके बीच अन्योन्य प्रेरण होता है, जिसके गुणांक का द्वितीय यानी दूसरा जो कुंडली है उसमें फ्लक्स की संख्या बराबर होनी चाहिए और जो पहली कुंडली है उसमें धारा जो है प्रवाहित होती रहे और दूसरी कुंडली से ये अटैच रहे, तो उसे ही हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक कह सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? इनके गुण लिखिए। तो आइए देखते हैं। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो तरंग है उनकी जो हम संचरण यानी कि उसका जो व्यवहार है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। यानी कि जिसमें संचरण की आवश्यकता उस तरंग में नहीं पड़ेगी उसे ही हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे। इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे से लंबवत कंपन करेंगे यानी कि उसके साथ अटैच्ड रहेंगे। अब ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या थी। अब इसके हम गुण को देखेंगे, जो कि ये 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछे गए प्रश्न है। इसका पहला गुण है, ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं। मतलब जो ये चुंबकीय तरंगे हैं वैद्युत की, वो प्रकाश के प्रभाव से यानी उसके साथ ही वेग में चलती हैं। और जो दूसरा होगा इसकी विशेषता, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब इसका जो संचरण होगा यानी प्रकाश की जो वो होगी माध्यम से, उसमें इस संचरण की आवश्यकता नहीं होगी यानी तरंग की। इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है। तो इनकी जो ऊर्जा है वो वैद्युत और चुंबकीय यानी कि चुंबक के व्यवहार में और वैद्युत में विभाजित हो जाती है यानी कि बिखर जाती है। इसका चौथा गुण है, ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। यानी कि ये जो तरंग है वो त्वरण के साथ आवेशित कणों में उत्पन्न होती हैं। यानी कि तरंग तो है लेकिन वो आवेशित होकर यानी कि उत्साह में जब होगी तो वह कणों को उत्पन्न करती है। तो ये डिफिनीशन के साथ इसके गुण हो गए और वैद्युत चुंबकीय तरंगे कई बार पूछे गए ही सवाल है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं और आखिरी सवाल, स्वप्रेरणा गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। स्वप्रेरणा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे हर बार इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो बहुत ही इजी डिफिनीशन मैं इसका लाई हूँ, आइए देखते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो स्वप्रेरण गुणांक है उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब ग्रंथियां जो होती हैं वो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होती हैं और ये जबकि कुंडली एकांक धारा में प्रवाहित हो। इसे कहने का मतलब है कि एक ही इसमें कुंडली होती है और वो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होती है और तब बराबर होगी जब इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी यानी इसमें धारा चलती रहेगी, उसे ही हम स्वप्रेरण गुणांक कहेंगे। और वही जो अन्योन्य प्रेरण था उसमें 2 कुंडलियां थीं, जिसमें एक तो बराबर दूसरी कुंडली बराबर थी और पहले में धारा बह रही थी, लेकिन इसमें जो है वो एक ही कुंडली है और चुंबकीय फ्लक्स में ये बराबर होती है और इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। तो आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो L = E/ΔI/ΔT। अब इसमें कह रहा है कि यदि हम ΔI/ΔT को 1 रखें तो L = E तो मान ही सकते हैं और इसको 1। तो इसके मात्रक होता है हेनरी और इसकी विमा है ml² यानी कि ml⁻2 और T⁻², A⁻²। तो स्वप्रेरण गुणांक है वो इसी तरह से समाप्त होता है। तो जैसा कि मैंने आपको इसका डिफिनीशन दे दिया और आप ये बात इसमें ज़रूर याद रखिएगा कि स्वप्रेरण गुणांक में 1 कुंडली होती है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक में 2 कुंडली होती हैं और इसका मात्रक और विमा है वो अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण का सेम ही है, बस इसके सूत्र में थोड़ा सा चेंज करना है। बाकी आप बहुत ही इजी वर्ड में उसे लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मैंने अपने 15 प्रश्न को क्लियर कर दिए और बहुत ही इजी वर्ड में आपको बता चुकी हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।